नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी राजनीति समझना इतनी मुश्किल होती है कि छोटी छोटी बातें होती है, वो सामने होती है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे जब पूछते हैं कि मैं चुनाव के अंदाज कैसे बनाता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपिनियन पोल वगैरह लेना मेरा काम नहीं है। वो यानी मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं राजनीति का अंदाज लेता हूं और पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली मैं चुनाव समझ लेना चाहता हूं। एक बार तो मैंने एक डिबेट में बोला था कि मैं हमेशा चुनाव हारने वाला कौन है वो ढूंढ लेता हूं। अगर चुनाव हारने वाला मुझे मिल गया तो वो बता देता है कि जीतने वाला कौन है। तो मेरा अजब अजब तरीका है ये। रेगुलर जो ओपिनियन पोल करते हैं, राजनी पॉलिटिकल असेसमेंट करते हैं, एनालिस करते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं जाता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं ही नहीं। तो इसलिए जो घटनाएं मेरे सामने होती है, उस घटनाओं में जो लोग होते हैं, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां होती है, राजनेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वोटर होता है, कार्यकर्ता होता है, ये सब लोग तो इंसान है। और इंसान जिस ढंग से सोचता है उसी से राजनीति निकलती है। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करते तो विश्वासघात भी करते हैं। तो जब विश्वास करते हो तो उसका फायदा उठाना ही राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। एक दूसरे से पॉलिटिक्स खेला जाता है का मतलब क्या होता है कि मैं आपको मेरे दिमाग में जो है वो सारी सच्ची बातें नहीं बताता। जो मुझे चाहिए कि आप किस ढंग से सोचे, इसके लिए जो जो जानकारी मैं आपको देता हूं वो पूरी जानकारी नहीं होती। आप किस ढंग से सोचे इसके लिए उपयुक्त हो, या वो आपका झुकाव उस तरफ हो जाए, इसके लिए आवश्यक है उतनी ही जानकारी मैं आपको देता हूं। और मीडिया हो, पत्रकार हो या विश्लेषक हो, वो भी उसी ढंग से आपके सामने जानकारी पेश करते हैं, जिसको हम खबर बोलते हैं, लेकिन वो खबर नहीं होती। उसको, जो खबर देने वाला है, उसको जिस तरीके से वो घटना अपील हुई है, समझ में आई है, या पसंद है या नापसंद है, उस ढंग से वो आपको उस खबर की जानकारी देता है। और इसलिए चुनाव की तरफ देखना है और आपका अंदाज सही होना चाहिए, तो खबर से आगे जाकर खबर में जो पॉलिटिकल पार्टी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, उम्मीदवार हो या वोटर हो, उन सबका दिमाग जिस ढंग से चलता है वहां जाके पहुंचना पड़ता है। और इसलिए मैं जो खबरें आती है देखता हूँ, ओपिनियन पोल हर जगह से मैं समझना चाहता। अब एक बात हो गई कि एक ओपिनियन पोल मैंने देखा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है किसका था, लेकिन उसमें जो डेटा था, यानी जो जानकारी उन्होंने वोटर के पास जाकर या फोन पर इकट्ठा की थी, वो जो उसका डेटा होता है, यानी अलग अलग तरीके से लोगों को समझने की कोशिश होती है, उसके आंकड़े क्या होते हैं। तो उस वोट ओपिनियन पोल में एक बात मेरे नजर में आ गई कि उसमें 66%, 66% लोग एसआईआर को सही मानते हैं बंगाल में। तो उसका मतलब क्या होता है कि ममता दीदी अगर एसआईआर के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही है तो वो लोक भावना नहीं है। 66% लोग बंगाल के अगर एसआईआर सही मानते हैं तो उसी वक्त वो ममता दीदी को गलत मानते हैं। ममता दीदी का आंदोलन, ममता दीदी के आरोप, वो 66% लोग गलत मानते हैं। और यही से साइकोलॉजी शुरू होती है। अगर वो गलत मानते हैं
तो वो ममता को गलत मानते हैं, और इसलिए ममता जिस ढंग से सोच रही है, ममता बंगाल की तरफ चुनाव की तरफ जिस ढंग से या जिस एंगल से देख रही है, उसको ये 66% वोटर गलत मानता है। अगर गलत मानता है तो उसमें से बहुत सारे लोग ममता के खिलाफ वोट देने वाले होंगे, और इसीलिए ओपिनियन पोल के आंकड़े देखने के बजाय मैं उसका डेटा जो होता है, उस डेटा की जो एनालिसिस रखी जाती है वो देखता हूं। और ये देखते हुए अचानक एक मेरा यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा, वो मुझे बहुत पसंद आया कि हाँ, ये असली एक वोटर मेरे से बात कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। कोई रिपोर्टर है या कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन कोलकाता के रास्ते पर घूमने वाला एक कोई वो टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू लेता है 6-7 मिनट का, और जो ड्राइवर कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा यूट्यूब पर डाला था। वो ड्राइवर कोलकाता का है, रेगुलर ड्राइविंग करता है, बहुत सालों से है, ओरिजिनली कोलकाता का है, और वो मुस्लिम है। एक मुस्लिम ड्राइवर जो कुछ कह रहा है वो सीरियसली लेना जरूरी होता है। अच्छा, एक टैक्सी ड्राइवर जो मुस्लिम है वो बोलता है वो पूरी की पूरी बंगाल के मुस्लिम लोगों की मानसिकता है, ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन उसने जिस ढंग से कहा, अपने मन की भी बात कही, पॉलिटिकल बात भी कही। तो उसने एक कहा कि अगर भूख लगती है तो हिंदुत्व के खिलाफ जाकर तो पेट भरने वाला नहीं है। सालों साल बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को वोट बैंक करके इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके लिए ममता दीदी ने क्या किया, इसका जवाब जीरो है। ममता दीदी ने मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये अगर एक मुस्लिम वोटर बोल रहा है, एक मुस्लिम ड्राइवर बोल रहा है, तो उसको समझना जरूरी होता है। और उसी ड्राइवर ने और एक बात कही, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुस्लिम वोटर बोल रहा है कि ममता के कारण बंगाल में पहली बार सबसे बड़ा पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, कि हिंदू पहली बार बंगाल में कभी हिंदू करके इकट्ठा नहीं होते थे, हिंदू वोट बैंक वगैरह बंगाल में चलने वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बार बंगाल में हिंदू वोट बैंक चलेगी, ऐसा एक मुस्लिम ड्राइवर बता रहा है। कि लोग खुलेआम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हम ममता के खिलाफ वोट करेंगे, हमको ममता को हराना है, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ममता का दबदबा है, ममता के कार्यकर्ता की दादागिरी है। और इसलिए कोई भी हिंदू होगा ममता के खिलाफ होगा, वो खुले आम बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, गिने चुने लोग बोलेंगे। लेकिन उस ड्राइवर ने कहा, आप बंगाल में घूम कर देखो, आप कोलकाता में घूम कर देखो, बहुत सारे इलाके में पहली बार बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। अपने घर पर झंडा लगाने को, बीजेपी का झंडा लगाने को कोई आजकल डरता नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले चुनाव में 5 साल पहले जो चुनाव हो गए, वो चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता के गुंडों ने दहशत फैलाने के लिए बीजेपी को वोट देने वाले या बीजेपी का झंडा अपने घर पर लगाने वालों के घर जलाए थे, उनके घर में घुसकर उनको मारा था, बीजेपी के कार्यालय जलाए गए थे। ये सब होने के बावजूद 5 साल हो गए, और आज ममता का डर कम हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि लोग अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाने को डरते नहीं। एक टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है। हाँ, उसने ही कहा कि रास्ते पर आप इंटरव्यू करने जाओ तो हिंदू होगा बीजेपी के, भले ये सिंपति होगी, फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा, ऐसे खुलेआम नहीं बोलेगा। लेकिन वही अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा रहा है। अलग अलग मोहल्ले में आप देखो,
5 साल पहले जिस ढंग से बंगाल में या कोलकाता में किसी घर पर बीजेपी के झंडे नहीं दिखाई देते थे, रामनवमी के भगवे झंडे नहीं दिखाई देते थे, आज दिखाई देते हैं। यही हिंदू पोलराइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर हिंदू पोलराइज हो जाता है तो वो ममता के खिलाफ वोट देगा। ममता ने मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी एक पिक्चर बनाई गई है कि जिसमें ममता मुस्लिमों के साथ जाती है और हिंदुओं के खिलाफ है। ये जो चित्र बना है, इससे पोलराइजेशन को मदद मिली है। और इसका परिणाम आप रास्ते पर भी देख सकते हैं। ये कहते हुए एक बहुत बड़ी बात उस ड्राइवर ने कही कि जो लोग दिन में टीएमसी के साथ होते हैं, जो हिंदू बड़ी संख्या में ममता के साथ, टीएमसी के साथ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, टीएमसी के झंडे लेकर दिन भर घूमते हुए दिखाई देते, उनमें से कुछ लोगों का पीछा करो, उनके घर पर जाकर देखो तो उनमें से बहुत लोगों के घर पर बीजेपी का झंडा दिखाई देगा। जो कार्यकर्ता दिन में टीएमसी के ग्रुप में दिखाई देगा, टीएमसी के गुंडों कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई देगा। और अगर वो हिंदू है तो वो रात को आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ घर घर घूमकर ममता के खिलाफ हिंदुत्व के लिए वोट करने की विनती वोटर को कर रहा है। और ये बड़ा पोलराइजेशन है। ये मुझे इसलिए वो इंटरव्यू पसंद आया और अजीब लगा ये हुआ कैसे। इसका जवाब तो बेचारे ड्राइवर के पास नहीं था, लेकिन उसने बोला कि आरएसएस ने बड़ा पेनिट्रेशन किया है और लोगों को बताया है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको हिम्मत लोगों की बढ़ानी चाहिए। ममता की डर से, टीएमसी के गुंडागर्दी के डर से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। और वो बाहर आने का मतलब जोर शोर से बोलना, घोषणा देना नहीं है। आपको डटकर खड़ा रहना है। और अगर आपको उससे भी ज्यादा डर लग रहा है तो ठीक है, टीएमसी के गुंडे आते, उनके साथ ममता जिंदाबाद बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन जब वोट देना है तो सोचो कि अगर आज चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस फोर्स, सेंट्रल फोर्स, इसके बावजूद ये गुंडागर्दी चल रही है तो चुनाव के नतीजे आने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी। गुंडे और पुलिस मिलकर तुमको खत्म कर देगी। ये जो बात हिंदुओं के दिमाग में उतर गई है, उससे बड़ा पोलराइजेशन बंगाल में हुआ है। और ये बात एक मुस्लिम ड्राइवर कह रहा है तो मैं उसकी बात 100% मान लेता हूं कि हिंदू और मुस्लिम ये बड़ा पोलराइजेशन ये चुनाव में होने वाला है। और अगर पोलराइजेशन होता है और हिंदू ज्यादा से ज्यादा तय करता है कि ममता को हटाना है, तो सवाल ये नहीं उठता कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी या ना आएगी। लेकिन एक बात तो तय है, ममता को हटाना है। इस पर अगर हिंदू वोट एकजुट हो रहा है तो ममता की हार पक्की है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान उस वोटर का, उस कार्यकर्ता का रहेगा जो दिन में टीएमसी के साथ रहता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद रात के समय घर घर घूमकर ममता को हटाने के लिए प्रचार करते घूम रहा है। जो दिन में टीएमसी का कार्यकर्ता है लेकिन रात को सूरज ढलने के बाद जो आरएसएस का हिंदुत्ववादी बन जाता है, हिंदू बन जाता है, वो ममता के लिए सबसे बुरा सिग्नल है। ममता हारने वाली है, इसका ये सबसे बड़ा मैं सबूत मानता हूं। और इसलिए पिछले कुछ एक हफ्तों भर से मैं एक बात लगातार बोल रहा हूं कि ममता हारेगी, इस पर मुझे शक नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से ममता हारेगी ये रिपीटेडली बोल रहा हूं। मैंने कोई ओपिनियन पोल नहीं किया है।
लेकिन जो जानकारी आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुझे मिलती है, किस ढंग से बंगाल में ममता को हटाने के लिए पिछले कुछ महीनों से आरएसएस काम कर रही है, उसके बाद मैं ये आज बोल रहा हूं, एक हफ्ते से बोल रहा हूं कि ममता ट्रिपल फिगर में नहीं जाएगी, ममता 100 के नीचे सिमट जाएगी। ये मैं छाती ठोक कर बोल रहा हूं। और जब मुझे ऐसा इंटरव्यू मिलता है एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर का, कि जो बोल रहा है कि ममता के कारण बंगाल में पहली बार हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है, हो चुका है, और इसमें ममता को अंधेरे में रखा गया है। दिन में लोग ममता के साथ रहते, दिन में लोग टीएमसी के साथ रहते, लेकिन बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सूरज ढलने के बाद रात को वही लोग हिंदुत्ववादी बन जाते हैं, आरएसएस के साथ हो जाते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगने निकलते हैं। तो ये देखकर मुझे लगता है कि ममता का हारना बिल्कुल तय है। नतीजा 4 मई को डिक्लेयर होगा, और अगले 2 हफ्तों में कुछ करने के बजाय अगर ममता मालदा वगैरह जैसी गुंडागर्दी और करेगी तो ये पोलराइजेशन और बढ़ेगा। शायद ममता 70 के नीचे भी आ जाएगी। पिछली बार 5 साल पहले जो हुआ था, 200 से ज्यादा ममता और 70-75 तक बीजेपी, ये उल्टा हो सकता है। ममता 70-75 तक नीचे आ जाए और बीजेपी 200 तक चली जाए, ये भी मुझे आज पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बंगाल की स्थिति आरएसएस ने बदल दी है। आरएसएस ने बदल दी है, और आरएसएस वाले दिखाई नहीं देते, बीजेपी वाले दिखाई देते। आरएसएस वाले रामनवमी के लिए काम करते हैं, और रामनवमी अगर 5,000 जगह पर हो गई पहली बार बंगाल में, तो 4 मई को क्या होने वाला है आप सोचो। दिन में टीएमसी और रात को बीजेपी, आरएसएस, ये अगर रणनीति है तो 4 मई का अंदाज आप भी कर सकते हो। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।